नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। गाजा में विनाश का सबसे नया और सबसे बड़ा दौर शुरू हो गया है। उत्तर गाजा से लेकर दक्षिण गाजा तक इजरायली सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है। 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने 1000 हमले किए तो गाजा में 1 दर्जन शहर बारूदी आग में जलने लगे। गाजा की धरती पर विनाश का सबसे बड़ा बवंडर इसलिए आ गया है क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को महाविनाश करने की खुली छूट दे दी है। इसी के बाद से इजरायली सेना गाजा को शमशान घाट बना रही है। सवाल यह है कि अमेरिका ने इजरायल को सबसे बड़ा रक्तपात करने की छूट आखिर क्यों दी है? مراكز الإيواء وهناك عدد من الإصابات. आसमान से भीषण बमबारी। जमीन पर टैंक की गर्जन। तबाह होती इमारतें। गाजा की धरती पर यह विनाश का नया और खौफनाक चरण है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, हर तरफ हर वक्त जबरदस्त बमबारी हो रही है। इजरायली सेना के हमले में गाजा में बहुत बड़ी तबाही हो रही है। बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है। आईडीएफ उत्तर और दक्षिण गाजा में एक साथ भीषण हमले कर रही है। जबालिया से लेकर खान यूनिस और राफा तक बारूद का बहुत बड़ा बवंडर आ गया है। पिछले 24 घंटे से आईडीएफ जिस तरह से हमले कर रही है वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि गाजा का अंत बहुत निकट आ गया है। इजरायली सेना ने मिसाइलों के साथ साथ अब गैस बम से भी हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत बड़ा नरसंहार शुरू हो गया है। जबालिया, देर अल बलाच, नुसेरत, खान यूनिस, फिलिस्तीन स्क्वायर, अल तूफा, अल दराज, ये वो 8 सेंटर हैं जो इजरायली सेना के टारगेट पर हैं। यहां पर इजरायल के हमले तेज हैं। उत्तर और दक्षिणी गाजा के ये 8 शहर बारूदी बारिश में खंडहर बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी तबाही जबालिया और खान यूनिस में हो रही है। ये दोनों ही शहर हमास के गढ़ माने जाते हैं, इसीलिए आईडीएफ यहां भीषण बमबारी कर हमास की कमर तोड़ रही है। ये उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप में हमले की तस्वीर है। इजरायल ने जबालिया नगर निगम की बिल्डिंग को भीषण बमबारी कर तबाह कर दिया। जबालिया में आईडीएफ गैस बम से भी हमला कर रही है। हमले के बाद जबालिया में हर तरफ गैस ही गैस है। गैस हमले के बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पत्रकार मास्क पहनकर रिपोर्टिंग करने पर मजबूर है। जबालिया के इस इमारत में हमास के 3 लड़ाके छिपे थे। आईडीएफ ने इन्हें इस तरह हमला कर खत्म कर दिया। जबालिया में इजरायल के भीषण हमले के बाद हमास के 100 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया। आईडीएफ ने इन्हें बंधक बना लिया है। आईडीएफ की ग्राउंड फोर्स ने फिलिस्तीन स्क्वायर पर टैंक से भीषण बमबारी कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। उत्तरी गाजा में शेल्टर कैंप पर भी बमबारी हुई। हमले के बाद कैंप जलकर खाक हो गया। في أحد مراكز الإيواء وهناك عدد من الإصابات.
इस वक्त दक्षिण गाजा के खान यूनुस में भीषण बमबारी हो रही है। खान यूनुस में इजराइल लगातार हवाई हमले कर रही है। हमास से जुड़ी इमारतें मलबा बनती जा रही है। आईडीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसने हमास के 2 दर्जन ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इजराइल का यह हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। आईडीएफ ने बीते 24 घंटे में 1000 बमों से हमला किया है। रात में सिर्फ 6 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा पर 450 से ज्यादा हमले किए, जिससे कई शहर शमशान बन गए। गाजा की धरती पर हर तरफ तबाही का नया तूफान शुरू हो गया है। हर तरफ धमाके हो रहे हैं, इमारतें मलबा बनती जा रही हैं। गाजा में विनाश का नया चरण तब शुरू हुआ है जब पहले ही बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। गाजा में इजराइल की बमबारी से अब तक 17,300 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 7,800 बच्चे हैं। ये मौत का वो आंकड़ा है जिसे देखकर कलेजा कांप जाता है। इजराइल की बमबारी में अब तक 47,000 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें हजारों लोगों की हालत गंभीर है। गाजा पर जब से इजराइल के हमले शुरू हुए हैं तब से लेकर अब तक 7,800 लोग लापता हैं। इजराइल की बमबारी में गाजा की 194 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। 104 मस्जिद तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। गाजा में 2 महीने के अंदर 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। 53,000 घर तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बावजूद इसके विनाशक हमले रुकने की बजाय और बढ़ गए हैं। गाजा में तबाही की आंधी और भी तेज होने वाली है। अमेरिका की तरफ से जो कुछ कहा गया है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि इजराइल के हमले और भी तेज होने वाले हैं। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका ने इजराइल को ऑपरेशन खत्म करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है। अमेरिका की तरफ से यह बयान उस वक्त आया है जब दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने इजराइल को जनवरी के पहले हफ्ते तक गाजा में अपने ऑपरेशन खत्म करने की डेडलाइन दे दी है। इस दावे पर अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। गाजा ऑपरेशन खत्म करने के लिए कोई तारीख या डेडलाइन नहीं फिक्स की गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इजराइल जब तक चाहे गाजा में ऑपरेशन चला सकता है। एक तरह से अमेरिका ने इजरायली सेना को खुली छूट दे दी है। यही वजह है कि आईडीएफ ने गाजा की धरती पर विनाश का नया दौर शुरू कर दिया है। अमेरिका से मिली छूट के बाद नेतन्याहू ने भी गर्जना कर दी है कि गाजा में ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमास का वजूद नहीं मिट जाता। ניסה לפרק אותנו, אנחנו מפרקים אותו. רבים מהמרצחים יצאו מגדוד סג'איה, פרצו את הגדר, עברו ליישובים ליד וביצעו את הזוועות האלה. ובכן, בתחילת השבוע חיסלנו את מפקד גדוד סג'איה. מפקד שפיקד על רבים ממעשי הזוועה של 7 באוקטובר ועוד מעשי רצח אחרים. עד כה חיסלנו כבר כמחצית מהמג"דים. नेतन्याहू के इस ऐलान के साथ ही इजरायली सेना के हमले तेज हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने 1 साल तक युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने उसे बारूद का बहुत बड़ा जखीरा दे दिया है। साफ है कि गाजा युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास पूरी तरह खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज खान यूनुस से। खान यूनुस में आईडीएफ का ऑपरेशन तेज हो गया है। हमास के सबसे बड़े गढ़ में पहुंची है आईडीएफ। 30 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे गए हैं। कई सुरंगों में किए हैं आईडीएफ ने विस्फोट। इजरायल हमास युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय विस्तार हो चुका है। अमेरिका के धुर विरोधी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अरब में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। बीते 48 घंटे में पुतिन ने अरब के 4 देशों के नेताओं से मुलाकात की है।
इस मुलाकात के साथ ही अमेरिका पर प्रॉक्सी संगठनों के हमले तेज हो गए हैं। सीरिया, इराक में बने अमेरिका के सैन्य बेस और दूतावास प्रॉक्सी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। देखिए पुतिन ने बीते 2 महीने में कैसे अरब को अमेरिका के विरुद्ध संगठित करके बाइडेन के सामने अफगानिस्तान जैसे हालात बना दिए हैं। इजराइल ने जब गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला बोला, ये तभी तय हो गया था कि युद्ध इस 40 किलोमीटर की पट्टी तक सीमित नहीं रहने वाला है। इजराइल की बमबारी तो गाजा में जारी है, लेकिन इससे अरब के शक्ति संतुलन के समीकरण उलट-पुलट हो गए हैं। गाजा पर हर धमाका वहां संग्राम के द्वार खोल रहा है और अमेरिका इस संकट में घिरता जा रहा है, क्योंकि इस युद्ध का असर अरब के कमोबेश हर देश में हो रहा है। 7 अक्टूबर से हमास इजराइल का युद्ध शुरू हुआ और तभी से ईरान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, अमेरिका और रूस तक इसका असर दिखाई देने लगा। शक्ति समीकरण के उलट-पुलट होने की तस्वीरें हैं ये। पुतिन ने अरब को केंद्र में रखकर सबसे बड़ी डिप्लोमेसी पॉलिसी शुरू कर दी है। 6 दिसंबर को पुतिन अपने विशेष विमान से यूएई पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इसके बाद वो सऊदी अरब रवाना हो गए। यहां मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी आगवानी की। 7 दिसंबर को मॉस्को पहुंचते ही पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की। रईसी के साथ साथ ओमान के क्राउन प्रिंस तयाजिन बिन हैतम अल सैद भी मॉस्को पहुंचे। रईसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद है गाजा पर इजराइल की बमबारी रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, और दोनों नेताओं ने गाजा युद्ध पर लंबी चर्चा भी की। Для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно то, что касается داره بشریت رو رنج میده. اون یک جانبه گرایی است و نظام ناعادلانه جهانی است که جلوه این یک جانبه گرایی و نظام ناعادلانه رو میتونید امروز در غزه و در فلسطین ببینید. पुतिन ने अरब में अमेरिका को घेरने की मुहिम 2 महीने से चला रखी है। मॉस्को अरब नेताओं के दौरों का केंद्र बन गया है। 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अरब नेताओं के रूस दौरे तेज हो गए हैं। अक्टूबर में तुर्की के मंत्री, अक्टूबर के अंत में जॉर्डन का प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा। नवंबर में मिस्र और सीरिया के नेता रूस पहुंचे। नवंबर में ही लेबनान के नेता भी रूस दौरे पर गए। 26 अक्टूबर को हमास का एक प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचा था। यह अमेरिका के लिए साफ संकेत है कि गाजा पर बमबारी के बाद अरब ने अमेरिका विरोधी रूस का रुख कर लिया है। अरब ने पुतिन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और मॉस्को में गाजा युद्ध रुकवाने के लिए अमेरिका विरोधी रणनीति बनाई जा रही है। अरब में पुतिन के एक्शन में आते ही ईरानी प्रॉक्सी संगठन के हौसले बुलंद हो गए हैं। प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिकी सैन्य बेस के बाद इराक के अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया है। 7 दिसंबर की रात इराक की राजधानी बगदाद का ग्रीन जोन धमाकों से दहल उठा। अमेरिकी दूतावास के नजदीक 5 धमाके हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी इराक रेजिस्टेंस ने ली है। अमेरिका को इराक के नुजबा इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने कहा है कि अमेरिका अरब से अपनी सेना हटा ले।
अभी नहीं हटे तो रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों से शर्मसार होकर भागना पड़ेगा। उस सूरत में अमेरिकी फौजियों के शरीर टुकड़ों में घर पहुंचेंगे। पुतिन के सक्रिय होते ही इराक में अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी इजराइल पर हमले पहले से ज्यादा बड़े और तेज हो गए हैं। अमेरिका अरब के प्रॉक्सी संकट में फंस गया है। बीते 24 घंटे में प्रॉक्सी संगठनों ने इराक के यूएस एयरबेल बेस पर हमला किया है। ये ड्रोन हमले यूएस बेस पर हूती ने किए हैं। सीरिया में अयान अल असद यूएस बेस पर भी प्रॉक्सी संगठनों ने हमला किया है। लाल सागर में हूती के 2 ड्रोन ध्वस्त किए जा चुके हैं। अमेरिकी बेड़े पर हमला करने आए हूती के ये ड्रोन यूएसएस मेसन डिस्ट्रॉयर ने ध्वस्त किए हैं। अब लाल सागर में अमेरिका ने एक और युद्धपोत भेज दिया है। हूती ने इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हूती ने यमन में इजराइल के बंधक जहाज को सैलानियों का आकर्षण केंद्र बना दिया है। जहाज के डेक पर सैलानी घूम रहे हैं। उधर ईरान ने भी करबला ब्रिगेड का शक्ति प्रदर्शन करके अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। अब से पहले 5 दिसंबर को भी लाल सागर में हूती ने यूएसएस कार्नी युद्धपोत पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी। 5 दिसंबर को यूएस ने हूती के 2 ड्रोन गिराए भी थे। अब हूती की ड्रोन और मिसाइलों का निशाना इजराइल के साथ साथ अमेरिकी नौसेना बेड़ा भी बन रहा है। पांच दिसंबर को हूती ने यूएसएस कार्नी पर ड्रोन हमले किए। इसमें यूएस बेड़े के 2 कैरियर को मामूली नुकसान हुआ। 7 दिसंबर को सीरिया से गोलन हाइट्स की तरफ रॉकेट हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमले तेज कर दिए गए हैं। संकेत साफ है कि इजराइल के साथ साथ अब टारगेट अमेरिकी सैन्य शक्ति भी है। ईरान और रूस ने मिलकर अमेरिका को अरब में अफगानिस्तान की तरह उलझाने का प्लान शुरू कर दिया है। इस प्लान में अमेरिका फंसता भी जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक हूती पर पलटवार नहीं किए हैं। उल्टे अमेरिका इजराइल को सलाह दे रहा है कि वो हूती के हमलों का जवाब ना दे। अमेरिका की इस सलाह के पीछे बाइडेन प्रशासन का डर है। दरअसल हूती पर हमला करने से युद्ध और भड़कने का खतरा है। अगर हूती पर इजराइल ने हमला किया तो हूती सऊदी अरब पर मिसाइल हमले कर सकता है। सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी देश है। सऊदी इस जंग में उलझना नहीं चाहता है। अमेरिका ये भी समझ रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों से जंग लड़कर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रॉक्सी संगठनों से जंग छिड़ी तो अमेरिका अफगानिस्तान जैसे संकट में दोबारा फंस सकता है। इसीलिए अमेरिका गाजा युद्ध का समाधान चाहता है, लेकिन जंग इतनी आगे बढ़ चुकी है, इजराइल की हट इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका रूस और ईरान के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 अरब। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले। राजधानी तल अवीव में गूंजे सायरन। बंकर में शरण लेने के लिए दौड़े लोग। ये तल अवीव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सायरन बजे और उसके बाद लोग शरण लेने के लिए बंकर की तरफ दौड़ते दिखाई दिए। सीज फायर के बाद हमास पहले जैसा नहीं रहा। हमास के हमले का तरीका भी बदल गया है और हमास के हथियार भी बदल गए हैं। युद्ध सेकेंड राउंड में हमास पहले से ज्यादा घातक हमले कर रहा है। यही वजह है कि इजराइल के नुकसान का ग्राफ तेजी से बढ़ भी रहा है। इजराइल को कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैनिकों को गंवाना पड़ा है। इजरायली एक्सपर्ट का यह दावा है कि हमास के लड़ाके ऐसे तरीकों को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए इजराइल की सेना तैयार नहीं है। इजराइल की सेना बेहद ताकतवर है तो कमजोर हमास के लड़ाके भी नहीं हैं। इजराइल जिस हमास को मुट्ठी भर लड़ाकों का संगठन मानता था,
वो इतने शक्तिशाली साबित होंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं था। वॉर के सेकेंड फेज में तैयारी सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि गाजा में हुई और इसका असर अब दिखने लगा है। हमास रह रहकर चौंका रहा है। हमास के युद्ध के तरीके अचंभित कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अचूक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिसका इजरायली फोर्स को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। नतीजा, इजरायल को 3 दिन में 135 बख्तरबंद वाहनों को गंवाना पड़ा है। इजरायल के सैनिकों की हर दिन मौत हो रही है। हमास के अजीब हथियारों को नाकाम करने का तरीका नहीं मिल रहा है। सीज फायर के बाद के दौर में हमास के हमले का तरीका बहुत हद तक बदल चुका है। और अब सिर्फ रॉकेट प्रहार नहीं हो रहा है। हमास के लड़ाके अब ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे ईरान ने कई संगठनों को सिखाया था। अब तक इस युद्ध में असॉल्ट राइफल, टैंक, हवाई हमले और रॉकेट मोर्टार जैसे हथियारों के इस्तेमाल की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन अब ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जा रही है जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। इजरायल के टैंक और बख्तरबंद को हो रहे नुकसान को लेकर इजरायली वॉर एक्सपर्ट काफी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमास के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जिससे इजरायली टैंक पर लगे आर्मर भी बेकार साबित हो रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि हमास के लड़ाके किसी देश में बनी एंटी टैंक मिसाइल का नहीं बल्कि एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अब तक बहुत कम देखी गई है। हमास पहली बार EFPs का इस्तेमाल कर रहा है। हमास के इस हथियार को रोक पाना नामुमकिन है। विस्फोटकों से इसे गाजा में ही तैयार किया जा रहा है। हमास HBIED तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसमें किसी इमारत को ही बम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। EFPs की मदद से ही हमास अब इजरायली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नष्ट कर रहा है। हमास का ये हथियार एंटी टैंक मिसाइल जैसा घातक है। EFPs का इस्तेमाल अलग अलग इमारतों से हो रहा है। ये दिखने में मोर्टार जैसा ही होता है। इसका अगला हिस्सा तांबे का बना होता है और पीछे के हिस्से में मेटल के भीतर विस्फोटक होता है। ये फायर होने पर 11,000 प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है और टैंक के आर्मर को भेद देता है। इसी EFP से 72 घंटे में 135 बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया जा चुका है। इजरायल के वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बख्तरबंद के भीतर घुसते ही कई टुकड़ों में बट जाता है, जिसकी वजह से सैनिकों का बच पाना मुश्किल है। इसे दूर से ही इंफ्रारेड ट्रिगर से फायर किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये घरों के भीतर से दागा जा रहा है और इजरायली सैनिकों को संभलने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि इजरायली मरकावा टैंक ट्रॉफी एक्टिव सिस्टम से लैस है। ट्रॉफी एक्टिव सिस्टम टैंक का डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही कोई एंटी टैंक मिसाइल दागी जाती है, ट्रॉफी सिस्टम उसे जानकारी देता है। मिसाइल इंटरसेप्ट होते ही ट्रॉफी सिस्टम से प्रहार होता है और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है और टैंक सेफ रहता है। लेकिन घर से फायर होने वाले EFPs की रफ्तार इतनी तेज है कि ट्रॉफी एक्टिव सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। हमास एक और तरीके से इजरायली सैनिकों पर हमले कर रहा है। युद्ध के जानकारों के मुताबिक इसे
HBIED कहते हैं। इस शब्द का इस्तेमाल तो घर में विस्फोटक बनाने को लेकर किया जाता है, लेकिन गाजा में कुछ और हो रहा है। गाजा के कई घरों में हमास के लड़ाकों ने विस्फोटक भर दिया है। जैसे ही इजरायली फोर्स उस इमारत के आसपास पहुंचती है, घर में धमाका करा दिया जाता है। भारी विस्फोट से इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती है और वाहनों को नुकसान पहुंचता है। इजरायल के वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक हमास जो कर रहा है उससे साबित होता है कि ईरान ने हमास को ट्रेनिंग दी है और बारूद भी दिया है। इस तरह के हमले के लिए बेहद हाई क्वालिटी के विस्फोटक की जरूरत पड़ती है जो ईरान ही दे सकता है। यही वजह है कि अब ड्रोन और फाइटर जेट से गलियों पर नजर रखी जा रही है। देखिए कैसे हमास के लड़ाके गलियों में और इमारतों की ओट से हमला कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद यहां एयर स्ट्राइक की गई और इस इलाके को ही तबाह कर दिया गया। इजरायल का दावा है कि हमास गाजा के उन इलाकों से रॉकेट दाग रहा है जिसे सेफ जोन बनाया गया है और जहां आम लोगों को रहने के लिए जगह दी गई है। खान यूनिस के शिविरों से रॉकेट दागे जा रहे हैं। जबालिया कैंप के सेफ जोन से रॉकेट हमले हुए हैं। रॉकेट हमले में 5 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई। गाजा में मारे गए इजरायली सैनिकों में एक इजरायली मंत्री का बेटा भी है। इस तस्वीर में इजरायली मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख गादी ईसेनकोट अपने बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। मंत्री का बेटा इजरायली सेना में सार्जेंट के पद पर तैनात था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी गाजा में गुरुवार को जबालिया शिविर में सैनिकों के पास एक सुरंग में विस्फोट किया गया था। इसी धमाके में इजरायली मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख गादी ईसेनकोट का बेटा घायल हो गया था। बाद में उसकी मौत हो गई। हमास के बढ़ते हमलों के बाद इजरायली सेना सतर्क है और गाजा में मौजूद सैनिकों को पहले से अधिक सावधान रहने की हिदायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जबालिया कैंप से। जबालिया कैंप पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया। इजरायली बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गईं। कल 1 घंटे में जबालिया पर गिराए गए 100 बम। सिर्फ 24 घंटे पहले इजरायल ने सिनवार को उसके घर में घेरने का दावा किया था। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा था कि सिनवार की लोकेशन आईडीएफ के पास है, लेकिन हमास के एक बयान ने इजरायल के दावों को झूठा करार दिया है। हमास का दावा है कि नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। हकीकत में जिस घर में सिनवार को घेरने की बात इजरायल कर रहा है वो है ही नहीं। अगर हमास के दावे में दम है तो इजरायली प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा? उनके लिए सिनवार का पकड़ा जाना इतना जरूरी क्यों है? और आखिर याह्या सिनवार कहां छिपा है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। שני עדכונים קצרים. खान यूनिस में इजरायल का कदर जारी है। शहर के हर कोने में आईडीएफ आसमान से बम बरसा रही है। जमीन पर इजरायल के जवान टैंकों से इमारतें ध्वस्त कर रहे हैं। ये सारा तामझाम, ये सारी कवायद सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए है। सिर्फ एक शख्स की तलाश में इजरायल ने आकाश पाताल एक कर दिया है। गाजा के सेंटर में मौजूद खान यूनिस को बारूद और राख का रेगिस्तान बना दिया है। उसके जर्रे जर्रे में बारूद खोल दिया है। जिस शख्स की तलाश में इजरायल ने खान यूनिस के चप्पे चप्पे को खंडहर कर दिया है, उसका नाम है याह्या सिनवार, हमास का जनरल सेक्रेटरी। इजराइल का
का दावा है कि सिनवार खान यूनिस में छिपा है। महज 24 घंटे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने याह्या सिनवार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया था। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार को घेरा जा चुका है। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום. मगर अब इजरायली प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे हवा हवाई थे? क्या गाजा का लादेन गाजा में नहीं है? क्या याह्या सिनवार खान यूनुस से पहले ही भाग चुका है? गाजा जंग और इजरायली पीएम पर उठते इन सवालों की वजह हमास का वो दावा है जिसने सिनवार की तलाश को ही झूठा करार दे दिया है और इजरायली ऑपरेशन को महज एक छल और भ्रम बताया है। याह्या सिनवार पर बयान जारी करते हुए हमास ने कहा है कि अल कुद्स की लड़ाई में इजरायल ने बमबारी की थी। 17 मई 2021 को सिनवार का घर ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद सिनवार ने कभी अपना घर नहीं बनाया। इजरायल के सभी दावे काल्पनिक हैं। उसने एक काल्पनिक लक्ष्य बनाया है। दरअसल इजरायल ने दावा किया था कि सिनवार उत्तर पश्चिमी खान यूनुस की गली नंबर 5 में मौजूद अपने पुश्तैनी घर में मौजूद है, जिसे इजरायली जवानों ने घेर लिया है। लेकिन हमास के बयान ने इजरायल का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है और उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अगर सिनवार गाजा में नहीं तो उसका ठिकाना कहां हो सकता है? आखिर सिनवार कहां छिपा है? याह्या सिनवार की हर संभावित लोकेशन से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ना इजरायल के लिए इतना जरूरी क्यों है। इजरायल की हिट लिस्ट में याह्या सिनवार टॉप पर क्यों है? उसका जवाब एक इजरायली अफसर के हालिया बयान में मिलता है। आईडीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, याह्या सिनवार 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है। सिनवार ने ही हमले के लिए फंडिंग इकट्ठा की। हमले की पूरी योजना सिनवार ने ही तैयार की। सिनवार ने ही इजरायल में नरसंहार के लिए हरी झंडी दी। वो इजरायल की लिस्ट में टॉप पर है। हम उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ेंगे। इजरायल सार्वजनिक तौर पर मान चुका है कि 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सिनवार का शातिर दिमाग काम कर रहा था। इसीलिए इजरायल को सिनवार की इतनी शिद्दत से तलाश है। 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल गाजा में कहर बरपा रहा है। इजरायली हमलों में 17,000 से ज्यादा मासूम गाजा वासियों की मौत हो चुकी है। लेकिन इजरायल अब तक हमास को कोई खास चोट नहीं पहुंचा सका है। हमास अब भी हथियार जुटा रहा है और इजरायल के शहरों पर रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में अब नेतन्याहू इजरायल के अंदर ही घिरने लगे हैं। समर्थक देशों से भी उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि अभी युद्ध खत्म नहीं कर सकते। ऐसा किया तो हमास फिर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इजरायल के ऑपरेशन से हमास को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अमेरिका और दूसरे समर्थक देशों के दबाव की वजह से नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। नेतन्याहू सिनवार को मारकर दबाव को कम करना चाहते हैं, मगर कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी सिनवार आईडीएफ की पहुंच से बाहर है। अगर हमास के दावों पर यकीन करें तो इजरायल का मोस्ट वांटेड इजरायली दावे वाली लोकेशन से बेहद दूर है। ऐसे में सिनवार की 3 संभावित लोकेशन हो सकती है। नंबर 1, याह्या सिनवार लेबनान, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन या फिर तुर्की में छिपा हो सकता है, क्योंकि ये सभी देश जंग में हमास का समर्थन कर रहे हैं। नंबर 2, सिनवार कतर में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमास की टॉप लीडरशिप कतर में मौजूद है। नंबर 3, इजरायल का मोस्ट वांटेड इजरायल के तेल अवीव में ही छिपकर बैठा हो सकता है। सिनवार को जिंदा या मुर्दा ढूंढना इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है, वो हमास और खुद याह्या सिनवार के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन हकीकत यही है कि इजरायल उसकी तलाश में खान यूनिस को खंडहर बना रहा है।
गाजा में हमास के सबसे सुरक्षित ठिकानों तक इजराइल की सेना पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे जैसे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन गहरा रहा है, वैसे वैसे इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले भी तेज हो रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमले जारी रहे तो बेरूत और दक्षिणी लेबनान का हाल भी गाजा और खान यूनुस जैसा कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन लितानी के साथ साथ इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन हनुका भी शुरू करने वाला है। जैसे ही हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली सीमा पर लगे डिफेंस सिस्टम को लांघकर उसकी चौकियों और शहरों पर गिरते हैं, वैसे ही जंग का नया फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ जाता है। बीते 2 दिनों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं और ये इजराइल के लिए सबसे खास त्योहार का समय है। इजराइल लेबनान की सीमा पर 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने 15 से ज्यादा रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के डर से सीमाई क्षेत्रों के लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। इस वक्त इजराइल में हनुका त्योहार मनाया जा रहा है। रोशनी के त्योहार पर सीमाई क्षेत्रों के घरों में अंधेरा है। नेतन्याहू सरकार पर हिजबुल्लाह के हमले रोकने का दबाव है और अब इजराइल ने चेतावनी जारी कर दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने जंग छेड़ने की कोशिश की तो लेबनान को भी शमशान बना दिया जाएगा। ועל הפצועים שסובלים ועל האזרחים שנפלו גם כן בקרבות גבורה. אבל אני מתרשם מהרוח האדירה שישנה כאן. אתם ביטאתם אותה, ואני רוצה שתדעו שזה מחייב אותנו. העם גאה בכם, ואני מציע גם לאויבים שלנו שישימו לב לרוח הזאת. नेतन्याहू ने यह बयान लेबनान की सीमा से कुछ ही दूर नॉर्दर्न कमांड के सैनिकों से मुलाकात के दौरान दिया। तो सवाल यही है कि क्या इजराइल हनुका के बाद हिजबुल्लाह पर हमले शुरू करने वाला है? क्योंकि हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले रुक नहीं रहे। लेबनान बॉर्डर के नजदीक हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। इस हमले में इजराइल के 2 सैनिक जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल मनारा सैन्य चौकी पर रॉकेट हमला किया। पलटवार में इजराइल ने हेलीकॉप्टर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। दक्षिण लेबनान के कोनाइन क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकाने नष्ट कर दिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल ने यारोन पर फास्फोरस बम से हमला किया। संकेत साफ है कि दक्षिणी लेबनान के फ्रंट पर जंग की आग फैलती जा रही है और अब इजराइल हिजबुल्लाह के बीच बड़ी जंग छिड़ने के आसार बन चुके हैं। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए हमास से बड़ा खतरा है और इजराइल इस खतरे को मिटाना चाहता है क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह ने पहले ही इजराइल पर हमले का ब्लूप्रिंट जारी कर रखा है। हिजबुल्लाह कमांडर ने 31 अक्टूबर को ही कहा था कि यरूशलेम पर कब्जे के लिए दिसंबर में हमला किया जाएगा। हिजबुल्लाह का प्लान है कि इजराइल पर 1.5 लाख मिसाइलों से हमला किया जाए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 1.5 लाख लड़ाके जमीन से हमला करने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह के साथ PIJ और हमास भी हमला करेंगे। सबके लड़ाके मिलाकर 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। ईरान के साथ ही कई देशों के प्रॉक्सी संगठन भी युद्ध में उतरने को तैयार हैं। मतलब ये कि करीब 3 लाख से ज्यादा लड़ाके इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह धरती का सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन है। इनके पास प्रशिक्षित सैन्य शक्ति है, हमले करने का अनुभव है। सबसे बड़ी बात है हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा। हिजबुल्लाह के पास फज्र 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। ये 45 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है और इनकी कुल संख्या 10,000 से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के पास फज्र 5 मिसाइल होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज 75 किलोमीटर है।
ये 90 किलो का वॉरहेड ले जाती है। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा मिसाइलें होने का खुफिया इनपुट है। इनके साथ खैबर 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 150 किलोग्राम और संख्या 1000 से ज्यादा। हिजबुल्लाह के पास जलजल 1 मिसाइल है। इनकी रेंज 160 किलोमीटर है। वॉरहेड क्षमता 600 किलो और कुल 10,000 से ज्यादा मिसाइलें हो सकती हैं। फतेह 110 मिसाइल भी होने की रिपोर्ट है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। वॉरहेड क्षमता है 500 किलोग्राम और ये 1000 से ज्यादा हो सकती है। इजराइल हिजबुल्लाह की इस शक्ति को जानता है और इसीलिए बैरूत को गाजा बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 25 दिसंबर की रात जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न में डूबी होगी, तब यूरोप के देशों पर बड़ा हमला हो सकता है। इस हमले को लेकर इजराइल ने यूरोप के 20 देशों को आगाह किया है। इजराइल का दावा है कि क्रिसमस पर हमले की प्लानिंग हमास ने की है। हमास भीषण रक्तपात मचाने की तैयारी में है और उसके टारगेट पर यहूदी और ईसाई दोनों होंगे। तारीख 2 दिसंबर 2023। जगह आईफिल टावर, पेरिस। वक्त रात 9 बजे। रात के वक्त लोग आईफिल टावर के पास चहलकदमी कर रहे थे। अचानक एक शख्स चाकू से हमला कर देता है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग भागते हैं। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस की एक टीम हमलावर को पकड़ लेती है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। 2 दिसंबर की रात पेरिस में हुआ यह हमला यूरोप में होने वाले रक्तपात का महज ट्रेलर था। असली पिक्चर अभी सामने आनी बाकी है। साल 2023 का क्रिसमस यूरोप के लिए सबसे बड़ा दर्द लेकर आ सकता है। 25 दिसंबर के दिन यूरोप के देशों में हमास खून की होली खेल सकता है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि हमास के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल ने किया है। इजराइल ने यूरोपियन यूनियन को बड़े हमले की चेतावनी जारी की है। इजराइल का दावा है कि हमास क्रिसमस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। उसके टारगेट पर यूरोप के 20 देश हैं। इजराइल ने यूरोपियन लीडर्स को चिट्ठी भी भेजी है। चिट्ठी के साथ हमास के हमले की प्लानिंग से जुड़े सबूत भी हैं। इजराइल का दावा है कि हमास के स्लीपर सेल दुनिया भर में एक्टिवेट हो चुके हैं। उनके निशाने पर यूरोपीय देशों में मौजूद यहूदी और ईसाई होंगे। इजरायली मंत्री अमिचाई चिकली ने अपने एक बयान में कहा है कि इजराइल में हमास की बर्बरता को कई हफ्ते बीत चुके हैं, जिसमें उसने मासूम महिलाओं, बच्चों को निशाना बनाया। हमास कई सालों से दुनिया भर के देशों में एक्टिव है। उसके टारगेट पर यूरोपीय देशों में मौजूद यहूदी हैं। इजराइल का यह दावा यूरोपियन यूनियन के उस बयान के 48 घंटे बाद आया है जिसमें यूरोप के देशों में बड़े हमले की बात कही गई थी। इसे लेकर यूरोपियन यूनियन के गृह मामलों के आयुक्त यल्बा जोहानसन ने क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान हमला होने की आशंका जताई थी। जोहानसन ने कहा था, इजराइल हमास युद्ध के चलते हमारे समाज में ध्रुवीकरण हो चुका है। इसी वजह से यूरोप पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खासकर क्रिसमस पर कुछ बड़ा हो सकता है। हमने हाल ही में पेरिस में ऐसा होते देखा है। दरअसल इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही दुनिया भर के देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक लोग सड़कों पर हैं। कहीं लोग फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं तो कहीं इजराइल के समर्थन में हाथों में तख्ती बैनर लिए जनता हमास का विरोध कर रही है। कई जगहों पर फिलिस्तीन और इजरायली समर्थकों के बीच झड़पें भी देखी गई हैं। जोहानसन का इशारा ऐसे ही लोगों की तरफ है जिसकी बानगी पेरिस में भी देखी गई। हालांकि इजराइल का दावा इससे कहीं ज्यादा डराने वाला और सनसनीखेज है, क्योंकि इजराइल की माने तो यूरोप के देशों में क्रिसमस पर हमले करने वाले हमास के स्लीपर सेल होंगे। ऐसे लोग जो सालों से हमास के लिए फंडिंग कर रहे हैं, सीक्रेट तौर से हमास को मजबूत कर रहे हैं।
अगर इजराइल के इन दावों में जरा भी दम है तो साल 2023 का क्रिसमस दुनिया के लिए सबसे बड़ी त्रासदी लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हर बीतते दिन के बाद गाजा का युद्ध विकराल होता जा रहा है, लेकिन जब जंग खत्म हो जाएगी तब खंडर बन चुके गाजा का क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, ये जंग से बड़ी चुनौती बन गई है। गाजा के भविष्य को लेकर 5 समीकरण बनते दिख रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं निकल पाया है जिस पर हर पक्ष सहमत हो। सवाल यह है कि आखिर गाजा के भविष्य के वो 5 समीकरण कौन से हैं, इन पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, अड़चनें क्या हैं, आइए जानते हैं। दुनिया में इस वक्त जितनी चर्चा गाजा विनाश की है, उतनी ही इस बात की भी चर्चा है कि युद्ध के बाद गाजा का क्या होगा, तबाह और बर्बाद गाजा का भविष्य क्या होगा, गाजा में किसकी सत्ता, किसकी सरकार होगी। गाजा के भविष्य को लेकर सहमति बनाने के लिए ब्रिटेन के रक्षा मंत्री इजराइल पहुंचे हैं। ब्रिटेन की एक टीम फिलिस्तीन पहुंची है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री इजराइल से बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन की टीम फिलिस्तीनी प्रशासन से बात कर रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम युद्ध के बाद गाजा में सरकार चलाने के लिए फिलिस्तीनी प्रशासन तैयार कर रहे हैं। ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जंग से बड़ी चुनौती ये है कि जंग के बाद गाजा का क्या होगा। फिलहाल गाजा के भविष्य को लेकर 5 समीकरण बन रहे हैं। पहला समीकरण यही है कि युद्ध के बाद गाजा में फिलिस्तीनी प्रशासन की सरकार हो, लेकिन फिलिस्तीनी प्रशासन इसके लिए बहुत सारी शर्तें लगा रहा है। ऊपर से इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीनी प्रशासन को मनाने की कवायद जारी है। दूसरा समीकरण, फिलिस्तीनी प्रशासन और हमास मिलकर शासन करें। इस फॉर्मूले में अड़चन ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों को ही ये मंजूर नहीं है। तीसरा समीकरण, युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का कंट्रोल हो, लेकिन ये समीकरण अमेरिका और अरब देशों को स्वीकार नहीं है। चौथा समीकरण, युद्ध के बाद गाजा पर अरब देशों की संयुक्त गवर्निंग काउंसिल की सत्ता हो, लेकिन इसके लिए ना तो इजराइल तैयार है और ना ही अरब देश। पांचवा और अंतिम समीकरण ये है कि गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय सेना का कंट्रोल हो। ये अमेरिका का फॉर्मूला है, लेकिन इजराइल इसके खिलाफ है। समस्या यही है कि गाजा के भविष्य को लेकर ना तो कोई एक फॉर्मूला निकल पा रहा है और ना ही उस पर सभी की सहमति बन पा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन इस समस्या का समाधान निकालने में जुटे हैं। सवाल यही है कि गाजा का समाधान क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होगा जिससे गाजा में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। ये वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में ऑपरेशन की शुरुआत से ही इजरायली सैनिकों पर युद्ध के नियम तोड़ने और हमास के नाम पर आम लोगों की हत्या करने के आरोप लग रहे हैं। गाजा से एक बार फिर एक वीडियो वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिक पकड़े गए फिलिस्तीनियों की परेड करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी को गिराकर जश्न मनाया जा रहा है। गाजा में पत्रकार और डॉक्टर तक को गिरफ्तार किया गया है। रिहायशी इलाकों पर बमबारी, अस्पतालों पर भी हमला। गाजा में चीख पुकार की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर दिया है। युद्ध की शुरुआत से ही इजरायली सेना पर कई तरह के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी कैदियों के कपड़े उतारकर उनकी परेड करवाई।
तस्वीरों में गाजा के दर्जनों नागरिक आधे कपड़ों में घुटनों के बल बैठे हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। कुछ तस्वीरों में गाजा के नागरिक सैन्य ट्रक में नंगे बदन जबरन बिठाए हुए दिख रहे हैं। अरब देश की एक मीडिया आउटलेट अल अरबी अल जदीद ने दावा किया है गिरफ्तार किए गए लोगों में उनका एक रिपोर्टर भी है। रिपोर्टर के परिवार के कई सदस्य भी उस भीड़ में शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई डॉक्टर भी शामिल हैं। वीडियो देखने के बाद गाजा के कुछ लोगों का आरोप है कि जिन लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है उनका हमास से कोई संबंध नहीं है। अब अगली तस्वीर देखिए। यहाँ गाजा में मौजूद इजरायली सैनिक जश्न मना रहे हैं। दावा है कि ये जश्न एक फिलिस्तीनी यूनिवर्सिटी की इमारत को गिराने के बाद मनाया गया। इजरायली सैनिकों पर ऐसे कई आरोप लग रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेना ने संयुक्त राष्ट्र के एक राहत शिविर को नष्ट कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था। बेत लाहिया में स्कूल को हवाई हमले से नष्ट कर दिया गया। इजरायली सैनिकों पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का भी आरोप कई बार लग चुका है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि वेस्ट बैंक में निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑपरेशन के नाम पर मनमाने तरीके से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है।